चैप्टर स्टार्ट हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जैसा आप देख रहे हैं पहला पार्ट हमने पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने आपको बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की हमने बात की थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे लेक्चर की, क्लास 12th चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका दूसरा लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट डेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो इसके भी आप पर देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कहाँ पर कैसे कम ज़्यादा, अगर बात करें हम डेंसिटी की, डेंसिटी के कम और ज़्यादा से क्या इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत पास होते हैं उसको डेंसर मीडियम बोला जाता है, आपको पता है। और अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन अलग, डिस्टेंस ज़्यादा है एक दूसरे से, तो अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो रेयर मीडियम बोला जाता है, लो डेंसिटी बोला जाता है। हाई डेंसिटी कहाँ पे होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है यहाँ पर, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। देखो फार्मूला भी बना रहे हैं, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट, इट इज डिनोटेड बाई जे। तो देखो इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पर इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ये हमने ले लिया एक क्लोज सरफेस, अरे तुम्हें बनाने का जुनून सर पे है, आ जाओ। देखो यहां पर हमने, अरे यार चल का ही नहीं रहा, ये हमने ले लिया एक क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से चार्ज का जो फ्लो है वो दिखाना है कि यहां से चार्ज फ्लो होके जा रहा है। चार्ज अगर फ्लो होके जा रहा है, देखो करंट की डिफिनेशन आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू हमने पढ़ा Q बाई टी। अब सोचो अगर चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है तो क्या जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रही है। और ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस की एरिया जो है वो किस तरह से होगी, जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस है, इसके एरिया की बात करो तो एरिया परपेंडिकुलर होती है सरफेस के इधर, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इधर। तो यहां पर तो देखो इस एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया, सेम डायरेक्शन में। अब स्टेटमेंट के बिहाफ पर फार्मूला डिजाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, थ्रू ए यूनिट एरिया, थ्रू ए यूनिट एरिया, चार्ज पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, इसको बोल रहे हैं हम करंट डेंसिटी। तो जे क्यू बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, आई बाई क्यू बाई टी की जगह लिख सकते हैं आई डिवाइड बाई ए। इंप्लाइज दैट करंट डेंसिटी का देखो फार्मूला बन गया आई डिवाइड बाई ए। तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू, जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी यूनिट की अगर बात कर लो आप, यूनिट क्या हो जाएगी, आई करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर डिवाइड बाई एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन की अगर बात कर लो, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, करंट का ए हो गया और एरिया डिवाइड बाय एरिया है, एल स्क्वायर हो जाएगा, मींस डायमेंशन हो गया ए एल माइनस 2। तो इसका यूनिट और डायमेंशन हो गया करंट डेंसिटी का। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में बात करें तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन पर अगर डिपेंड कर रही है, तो डायरेक्शन पर अगर डिपेंड कर रही है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जितनी भी जानकारी इससे रिलेटेड होगी इट इज वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितनी जानकारी होगी उतना मैं आपको पूरा कंप्लीट ज्ञान देने वाला हूं यहाँ पे, ताकि आप बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन लेवल को भी दिमाग में रखते हुए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकें। आइए आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। और अगर मान लो जो चार्ज का फ्लो हो रहा है
या चार्ज का फ्लो तो इसी डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, लेकिन जो आपका क्लोज सरफेस है कुछ ऐसा रख दिया जाए, ऐसा रख दिया जाए, मतलब ये सरफेस, ये मान लो ये कॉपी, ये क्लोज सरफेस ऐसे था, अगर इसको हम ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन रख दें तो देख रहे हो एरिया का डायरेक्शन एक इधर हो गया और एक एरिया का डायरेक्शन एक उधर। लेकिन जैसे आपने फ्लक्स में पढ़ा था, दिमाग में रखो फ्लक्स को, अगर मान लो कि चार्ज का जो फ्लो है इधर ही हो रहा है, चार्ज के फ्लो में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी सरफेस एरिया थोड़ी चेंज हो गई, जैसे मान लो सरफेस एरिया इधर ये हो गई, ठीक। तो ये इस वाली लाइन के साथ कुछ एंगल बनाने लगा, इसका मतलब एरिया में और करंट में उसके डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आया। लेकिन हमें कंसीडर कौन सा करना है करंट डेंसिटी के लिए, हमें कंसीडर करना है जो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो इसका मतलब यहां पर इसका दो कंपोनेंट बन जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा a cos थीटा और दूसरा आ जाएगा a sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट a cos थीटा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a cos थीटा और ये sin थीटा दिखाई दे रहा। तो a cos थीटा और a sin थीटा इसके दो कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट हम करंट डेंसिटी के लिए कंसीडर करेंगे, ये भी आपको आइडिया लग रहा होगा, जो सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में यहां पर करंट डेंसिटी के लिए एक और फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो सकता है, J इज इक्वल टू, देखो I तो है ही, अब a cos थीटा इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन वाले को लेंगे तो I a cos थीटा लिख सकते हैं, है ना बात, है ना, बात समझ में आनी चाहिए। ये नोट कर लो, आप साथ में नोट करते रहें या पॉज करके नोट करते रहें। तो J इज इक्वल टू I a cos थीटा हो गया। तो इसका जो फार्मूला है वो बन सकता है, वो फार्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है उसको देखें जरा। आज मेरा मिटाने वाला थोड़ा गड़बड़ दिख रहा भाई, ओए ओह इतनी गर्मी, उबल जा रहे हैं यार। इतनी बारिश भी हो रही है, ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होने क्या वाला। ऊपर से कोरोना ने परेशान कर दिया है। तो J इज इक्वल टू I a cos थीटा। अब देखो भाई J इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर J इज इक्वल टू a b cos थीटा। याद करो आपने पढ़ा था a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो उसको यहाँ अप्लाई करने का समय आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं I डॉट a, I डॉट a। तो I डॉट a, तो सॉरी J इज इक्वल टू I a cos थीटा जो बना। अब देखिए गलत लिख दिया था ना मैंने, हाँ। J इज इक्वल टू क्या होता है, I डिवाइड बाई a, ये फार्मूला होता है। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, a cos थीटा आ रहा है, तो इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J a cos थीटा। तो I मतलब करंट, करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट देखो मेनली देखा जाए तो ना ये वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बोली जाती है, टेंसर क्वांटिटी बोली जाती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो आप उसको स्केलर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू J a cos थीटा बना, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये स्केलर है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा नहीं सकते। I इज इक्वल टू J a cos थीटा को आप क्या लिख देंगे, J डॉट a डॉट b की तरह J डॉट a हो जाएगा। इसी में थोड़ी सी अगर और बात करें, जैसे मान लो ये एरिया तो फिक्स थी, a थी एरिया, अगर ये एरिया a ना हो के कितनी हो जाए, इनफाइनाइट एरिया हो जाए। इस एरिया के बारे में, इस एरिया का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट एरिया, क्लोज सरफेस का एरिया इनफाइनाइट अगर, तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं इसको केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट, ठीक। इफ केस क्या बना सकते हैं, इफ द एंगल बिटवीन I and A is थीटा, द एंगल बिटवीन I and A is थीटा, ये आपका केस फर्स्ट हो सकता है। दूसरा केस बना के लिख सकते हैं, दूसरा केस क्या लिख सकते हैं, इफ एरिया इज इनफाइनाइट। न्यूमेरिकल में बड़ा काम आने वाला है सब। अगर एरिया हमारी इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में क्या करें, एरिया के बारे में पता ही नहीं है यार। जब इनफाइनाइट का केस आया करता था, आप याद करो, इनफाइनाइट के केस में
इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में हम छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते थे कि छोटी सी एरिया, छोटी सी वैल्यू, तो छोटी सी वैल्यू जो कंसीडर करते थे वही चीज यहां पे करना पड़ेगा कि वो इनफाइनाइट एरिया कहां तक है वो हमें पता नहीं। तो आई जो i इज इक्वल टू जे ए लिख रहे हैं आप, तो i इसके लिए फार्मूला i इज इक्वल टू जे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, सीधा सा फार्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा। कंपटीशन सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो नहीं है। आप नीट के क्वेश्चन या जेई के क्वेश्चन इसके बिहाफ पर कर सकते हैं। जे डॉट ए जैसे लिख लो, इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा जे, क्योंकि स्मॉल वैल्यू है ना आपके पास, तो स्मॉल वैल्यू बहुत इनफाइनाइट तक जाना है, तो इंटीग्रेट करके ही हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले से सीधा सा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगर हम बात करें, एक न्यूमेरिकल लेते हैं प्यारा सा इस पर बेस्ड। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, अ टोटल ऑफ 7 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर, ये सिंबल है, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन बीम। अपर्चर का मतलब हो गया, ज्यादा डरो नहीं, अपर्चर का मतलब ये इसका डायमीटर, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 7 × 10⁻16। एरिया जो दिया हुआ है वो एरिया कितनी 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, जो वैल्यू है वो लिख लें। पर सेकेंड मतलब टाइम भी है हमारे पास, 1 सेकेंड दिया हुआ है, पर सेकेंड का मतलब करंट डेंसिटी फाइंड करनी है भाई। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है I/A। ए तो है लेकिन आई सीधा सीधा हमें नहीं दिया। और मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, सब दिया हुआ है। अब देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू हमने पढ़ा है Q/T, Q इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई T। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो, NE डिवाइड बाई T इंटू A, वैल्यू पुट करो आंसर। N की वैल्यू N इज 7 × 10⁻16, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 डिवाइड बाई टाइम 1 सेकेंड इंटू एरिया इतनी है 2 × 10⁻6। अब इसको सॉल्व करें, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा, देखो ये भाई कैंसिल करें तो 0.8 आ गया, ठीक। 7 × 0.8 हो जाएगा 5.6 × 10⁻, यहां से देख लो +16 और -19 -3, और ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, +6 होगा तो कितना हो जाएगा -3 +6 +3, तो 5.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो पार्ट है डिस्कशन का वो है आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल और थ्योरी ऑफ कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि कंसीडर ए मेटल पीस ऑफ लेंथ L। ये हमने एक मेटल पीस कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझना यहाँ पे थोड़ा सा। ये हमने L लेंथ का एक मेटल पीस लिया, L लेंथ का, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंसीडर ए मेटल पीस ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी जो एरिया है ये इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई टू द मेटल पीस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अप्लाई की जा रही इसके ऊपर, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेटेड, तो इसके इलेक्ट्रॉन आइसोलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे तो मूव नहीं करेगा भाई, एक वायर आप ले लो, एक वायर है, अब उसमें अब सोचो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दे, जब तक आप सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देंगे तो बिना एनर्जी के वो कैसे मूव करेगा। तो जो हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, ऐसे नहीं हम करंट प्रोड्यूस कर देते हैं, वो खुद करता है।
कैसे करता है? जब हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट जनरेट होता है। आइए कैसे बात करते हैं। एक कंडक्टर लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कब मूव करना स्टार्ट करते हैं? जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, देखो E इज अप्लाइड टू द मेटल पीस, देन द इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड, अब वो मूव करना स्टार्ट कर दिए इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दिमाग में रख बैठा लो इस बात को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्यू टू दिस फील्ड। अगर ये फील्ड जनरेट हो रहा है तो वहां ये इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं। इसका मतलब देखो मोशन तभी आता है, जैसे मान लो आप बैठे हो, आप मूव करेंगे, फोर्स जनरेट करोगे तभी तो, जब आप अपने पैरों से और सरफेस पे फोर्स लगाओगे या आपको कोई पुश करेगा या पुल करेगा तभी तो आप मूव करोगे। इसका मतलब जहां भी मोशन होता है वहां फोर्स भी जनरेट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट हो गया। अगर ये फोर्स जनरेट हो गया तो F इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू QE। आपका जो QE, ये फार्मूला याद होगा, QE को आप E इंटू E भी लिख सकते हो। चलो पहला इक्वेशन मान लो, F इज इक्वल टू E इंटू E। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि ये अगर एसिलेट कर रहा है तो इसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा, क्योंकि एसिलेशन वही होता है जहां पर चेंज इन वेलोसिटी होती है। देखो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस पे बहुत अच्छा बन जाता है। तो एसिलेशन आप सबको पता है, क्लास 11 में पढ़ा है। एसिलेशन तभी होता है ना, एसिलेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम की अगर बात कर लो तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ। तो न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ में अप्लाई किया, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो F इज इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करो तो मास, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर dp बाई dt सीधे लिखो यार। मास तो एक इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी को dv से लिख दिया, डिवाइड बाई dt लिख दिया। सबको आइडिया लग रहा होगा। अब यहां पे F इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी टी है और ये F इज इक्वल टू E इंटू E है। दो इक्वेशन मिल गए हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर बात करो तो देखो m dv बाई डी टी, m dv बाई डी टी इज इक्वल टू E इंटू E लिख सकते हैं। अब यहां से m dv बाई डी टी इज इक्वल टू E इंटू, अच्छा एक चीज और, F इज इक्वल टू E इंटू E, जो फोर्स जनरेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है ये निगेटिव आएगा, माइनस क्यू ही आएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको मूव करा रहा है। तो F इज इक्वल टू माइनस E लिख सकते हैं। चलो माइनस लिखेंगे, तो यहां से dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डिवाइड बाई m इंटू डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर हो गया। इसको नोट कर लो क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाने वाला हूं। चलो इसको dv इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू डी टी, इसको ऊपर लिख देते हैं। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट इट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस लगा दो, माइनस e इंटू ई बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ dt v इज इक्वल टू माइनस e इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो यहां से जो वेलोसिटी आती है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है, vd, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इस टाइम को कहीं कहीं देखोगे vd इज इक्वल टू लिखा मिलेगा माइनस ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ लिखा हुआ मिलेगा।
टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या देखा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कंडक्टर में कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, और उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। कहानी समझो, तो एक वायर है, फील करो इसको ना, एक वायर है, इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। ऐसे सोचो, फील करो कि अरे यार वायर दिख रहा है, इस वायर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई होगी, मतलब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है जिस डायरेक्शन में हमने एनर्जी दी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, भैया इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, इसका मतलब करंट जनरेट हो गया। अच्छा, तो जो मूव किए इलेक्ट्रॉन सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। अब सोचो पॉजिटिव आयंस भी होते हैं इसके बीच बीच में, थोड़ा सा और अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। पॉजिटिव आयंस भी होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के कोलाइड भी करते हैं, तो रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होगा, अभी आगे देखोगे रेजिस्टेंस जनरेट कैसे होता है। अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ा है आपने कि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, लेकिन यहां पर जनरेशन भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला इस चैप्टर में। तो यहां पर मेटल पीस, अच्छा इसको मिटा देते हैं। देखिए एक और तरीका है अल्टरनेटिव मेथड एसिलरेशन फाइंड करने का। अगर इसके एसिलरेशन की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि फोर्स F इज इक्वल टू E इंटू ई होता है, ठीक, माइनस E इंटू ई होता है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू एम ए होता है माइनस E इंटू ई हो जाएगा, तो एसिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई एम भी लिखा जाता है। अब एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लो कि वेलोसिटी v और इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है t इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम हो गया, तो v इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। एक ये भी तरीका होता है, यहां से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को नोट कर सकते हो। तो देखिए अब आगे बात करते हैं हम थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल चीजों की, और इसमें कुछ थ्योरेटिकल और पार्ट में जो जैसा मैंने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री पाथ की। फ्री पाथ, और फिर फील करना है कि वायर है, वायर के अंदर जो है हमारे पास कंडक्टर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो सोचो अगर ये आयंस है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके जा करके आयन से स्ट्राइक करता है तो जितनी डिस्टेंस कवर करता है ना उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। अब सोचो एक जंगल है और उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के छोड़ दिया गया, तो आप मूव करते हुए जा रहे हो, अचानक से एक पेड़ से टकराए, जितनी दूर मूव करके गए फ्री नहीं टकराए थे, वो पाथ जो हुआ, वो जो रास्ता हुआ, वो क्या हुआ, फ्री पाथ हुआ। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जब मूव करता है तो ऐसा है मूव करके आया, मान लो इससे स्ट्राइक कर गया, तो ये जो पाथ है, जो डिस्टेंस देख रहे हो, जो लेंथ देख रहे हो, ये क्या है, फ्री पाथ है। तो फ्री पाथ इज द डिस्टेंस या द लेंथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। तो फ्री पाथ क्या लिखेंगे, फ्री पाथ इज द लेंथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिफोर कोलिजन। अच्छा, मीन फ्री पाथ, मन करे तो लिख लेना, मीन फ्री पाथ, इसको भी मैं बोल दे रहा हूं। मीन फ्री पाथ क्या होगा, अब जरूरी नहीं है ना कि ये पॉजिटिव आयंस, मान लो कि ये इससे स्ट्राइक करे, इससे भी स्ट्राइक कर सकता था, ये इससे स्ट्राइक कर सकता था, तो सबकी जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। तो जो पाथ लेंथ, मीन फ्री पाथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो पाथ लेंथ है अलग अलग हो सकती है। तो सबकी पाथ लेंथ को ऐड करके अगर हम n से डिवाइड कर दें तो लेमडा इज इक्वल टू ये हो जाता है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस सो ऑन लेमडा n डिवाइड बाई n। इसको मीन फ्री पाथ बोल देते हैं। तो मीन फ्री पाथ का ये कॉन्सेप्ट हो जाता है द एवरेज डिस्टेंस या द एवरेज लेंथ कवर्ड बाय द ऑल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर।
तो किसी कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल पाथ का जो एवरेज सम है उसको हम मीन फ्री पाथ बोल देते हैं। अच्छा, इसी में एक और आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, इसका सिंबल टाउ होता है, टी नहीं टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसको समझ लो। अब ये सोचो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मूव करके गया और इस आयन से स्ट्राइक किया। जब स्ट्राइक किया तो कोलिजन के बीच में जितना टाइम उसको मूव करने में जितना टाइम ले रहा है, सिंपल सी बात है, जैसे आपको मैंने जंगल वाला एग्जांपल दिया था, आप आंख पे पट्टी लगा के जा रहे हो, जाके एक पेड़ से स्ट्राइक कर गए। तो भाई जब तक नहीं स्ट्राइक किए थे, जब तक आप मूव कर रहे थे फ्रीली, उसमें जो टाइम लगा वो रिलैक्सेशन टाइम था। तो ऐसे यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन मूव करके जाकर के जब तक कोलिजन नहीं कर रहा है तो जो टाइम लग रहा है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो टाइम कवर्ड बाई या रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इन विच एनी इलेक्ट्रॉन कवर्ड ए लेंथ बिफोर कोलिजन, या बिफोर कोलिजन द पाथ कवर्ड बाई या टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ जाए तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, तो यहां से वेलोसिटी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इसकी बात कर लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी डिफिनेशन पूछी जाती है कि भैया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सबकी वेलोसिटी अगर अलग अलग होगी तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी भी बहुत सारी डिफिनेशन आपको मिलेगी फार्मूले के बिहाफ पर। फार्मूले के बिहाफ पर इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, जैसे इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो सेम बात है, इतना थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वीडी इज इक्वल टू रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने फार्मूला भी देख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लैम्डा डिवाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी लिख सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर देखें, डिस्टेंस टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी कवर की जा रही है, इससे भी न्यूमेरिकल का पार्ट आप देख सकते हैं। तो इस फार्मूले को चाहो तो लिख सकते हो, वीडी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले यहां पर हम डिराइव कर सकते हैं। आइए तो सब अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होगा। अब सोचो इसमें करंट कितनी जनरेट होगी। अगर इसकी लेंथ को L ले लिया है, एरिया A है, ठीक, तो इसमें कितनी करंट जनरेट होगी, I इज इक्वल टू, तो इसमें जो टोटल चार्ज फ्लो होगा, जितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो कितना चार्ज ये जनरेट करेगा, अब डिपेंड करेगा, मान लो कि इसकी एरिया A है, इसकी लेंथ L है, तो जितना वॉल्यूम होगा उस पर ही इसका करंट जनरेट करेगा, उतना ही करंट जनरेट करेगा। मान लो इसकी एरिया को और बढ़ा दो, इसकी लेंथ को और बढ़ा दो, वॉल्यूम और बड़ा हो जाएगा, तो जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा। इसका मतलब ये कि जो चार्ज का फ्लो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो Q इज इक्वल टू NE किस पर डिपेंड करेगा, NE को हम इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, डिवाइड बाई टाइम। ध्यान से समझना,
Q इज इक्वल टू एन ई इंटू वॉल्यूम। इसका मतलब एन ई किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर। जितना वॉल्यूम उतनी ज्यादा करंट यहां पर जनरेट होगी, उतना, क्योंकि उतना चार्ज फ्लो करेगा। तो देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, एन ई इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख लेंगे। एरिया ए है और लेंथ एल है, ठीक है, बहुत अच्छे। लेंथ डिवाइड बाई टाइम भी लिख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरी लेंथ एल और डिवाइड बाई टाइम टी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से समझो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मान लो यहां से मूव करके यहां आया, जितनी लेंथ हो गई टोटल, और टाइम कितना लगा, मान लो टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये एक रिलेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो तो आई डिवाइड बाई एन ई ए लिखा जाएगा। आपको आइडिया लग रहा होगा वी डी इज इक्वल टू, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू लिखे, आई बाई ए हमने क्या पढ़ा, जे डिवाइड बाई एन ई। एक और फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू जे डिवाइड बाई एन ई भी लिखा जा सकता है, और जे इज इक्वल टू एन ई वी डी भी लिखा जा सकता है, जैसा आप लिखना चाहें। ठीक, अब इसके बिहाफ पर रिलैक्सेशन टाइम बता दिया मैंने आपको, और रिलेशन इसमें बता दिया। एक चीज और आप जान लो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या केवल मोबिलिटी बोला जाता है कि, लेकिन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द, या लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू, स्टेटमेंट से देख लो यार, स्टेटमेंट से या फार्मूले से आप स्टेटमेंट बना सकते हो। मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप सिंपल सा बोल सकते हो। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या क्या लिखा जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, आई। तो देखो ड्रिफ्ट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी डी बाई ई लिख सकते हैं। तो वी डी बाई ई, इसको और भी कई सारे फार्मूले में आप चेंज कर सकते हो जिसमें चाहो आप। वी डी की जो भी वैल्यू होती है, वी डी इज इक्वल टू जैसे आपने पढ़ा ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, इसमें आप इसको चेंज कर सकते हो। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाउ डिवाइड बाई एम डिवाइड बाई ई से ही कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू ये भी हम लिख सकते हैं ई बाई एम इंटू टाउ। तो फार्मूले से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जैसा आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल कुछ करते हैं, जितने टॉपिक हमने पढ़े इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन है हमारे पास, चला यार कि नहीं चला। एन एल्युमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर है 0.24 सेंटीमीटर, किसका, एल्युमिनियम का। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम की रेडियस देखो 0.24 डिवाइड बाई 2, 0.12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं ना 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम हो गई। अगर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.2 इंटू 10⁻³ ऑफ होल स्क्वायर। देखो भाई इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, और ये 0.12 इंटू 10⁻³
इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जो आ रही है मैं सीधे बता दे रहा हूँ, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर एरिया आ गई। क्यों ऐसा कर रहे हैं? द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, फाइंड करंट डेंसिटी फाइंड करना है, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A होता है, इसीलिए कर रहे हैं। और क्या, एरिया हमें मिल गई, करंट दिया है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, कहां गया 10 एम्पियर। तो 10 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 करेंगे तो हमारी करंट डेंसिटी यहां से फाइनल जो आंसर आ रहा है आपका वो मैं बता दे रहा हूं, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला आंसर आपका हो गया। दूसरे में क्या पूछा है, ध्यान से समझ लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर, कॉपर वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर वायर Vd इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I करंट तो पता है, डिवाइड बाई NEA। तो Vd इज इक्वल टू I डिवाइड बाई NEA हो गया। I अपना है 10 एम्पियर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है भाई कॉपर वायर का, इसीलिए देखो 8.4 इंटू 10 टू द पावर जो भी है, तो यहां पर वैल्यू हमें दिया है 10 डिवाइड बाई n की वैल्यू दिया है 8.4 इंटू 10 टू द पावर 28, E की वैल्यू सबको पता है 1.6 10 टू द पावर -19। एरिया, कॉपर की एरिया कैसे निकालोगे, सेम ऐसे निकालोगे। इसका रेडियस देखो, डायमीटर इसका दिया है 0.16, तो 0.16 इसका डायमीटर दिया है, मीटर तक सेंटीमीटर था, एक मिनट, 0.16, अच्छा ये 0.16 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसकी रेडियस देखो डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 0.16 मीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगी कॉपर की 0.08 मीटर। इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, पॉइंट आगे जाएगा 2 प्लेस। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू, एरिया को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉपर का, तो 10 डिवाइड बाई 8.4 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 68, अच्छा 64 10 टू द पावर -4। ओवरऑल इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी 3.7 इंटू 10 टू द पावर ये आना चाहिए, आप कर लेना, -4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आपका आएगा। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर और या तो आपका करंट डेंसिटी पर जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाएंगे। तो इतना आपके लिए आज सफिशिएंट है। अगली क्लास में हम बात करेंगे न्यू पॉइंट की, और एक चीज और मैं साथ में आपको इस बार दे रहा हूं असाइनमेंट, इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उसका इमेज में या देखो वीडियो के साथ ही मैं अटैच करने वाला हूं, एक पेज आपको दिखेगा और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, केवल जो आज आपने पढ़ा और इससे पहले का जो लेक्चर पढ़ा उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।